हेलो गाइज, नमस्कार मेरे भाई और बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले मेरे भाई असोम। क्या है? असोम। असोम के बारे में, यानी आज जितने भी आज बताएंगे असम के बारे में, जो भी जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान देंगे और जिसे आज बेहतरीन तरीका से बताने वाले, ठीक है ना। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। तो चलिए हम बताने वाले हैं सबसे पहले बेहतरीन बहुत आसान तरीका से। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि यानी राज्य क्या है जी इसका? असम। यानी असोम क्या है? असम का असम में है, ठीक है ना, लेकिन असोम लिखल है, असोम, ठीक है ना। चलिए बताइए असम की राजधानी क्या होता है? असम की राजधानी दिसपुर, पता है ना। असम की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए कि असम की राजधानी क्या है जी, तो दिसपुर है, ठीक है। चलिए असम का क्षेत्रफल, असम का क्षेत्रफल कितना है बताइए? 78,438 वर्ग किमी, 78,438 वर्ग किमी है, ठीक है। चलिए असम का जनसंख्या, यानी असम का जनसंख्या, ठीक है, असम का जनसंख्या कितना है जी बताइए? तो 3.14 यानी 12 करोड़। कितना है? 3.12 करोड़, 3.12 करोड़ है जनसंख्या असम में, ठीक है। चलिए अब बताते हैं असम में पुरुष की मतलब संख्या कितना है, यानी पुरुष लोग असम में कितने हैं, ठीक है। तो 1.59 करोड़, 1.59 करोड़ है। कितना है पुरुष असम में? 1.59 करोड़ है असम में, ठीक है ना। अब बताइए असम में महिला कितना है? तो महिला की संख्या जो है 1.52 करोड़, 1.52 करोड़, 1.52 करोड़ है। कितना है जी? 1.52 करोड़ महिला की संख्या असम में, ठीक है। चलिए बताते हैं आप लोग को बीच, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आपका। जनसंख्या का घनत्व, तो जनसंख्या का असम में जनसंख्या का घनत्व है यानी 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, यानी जनसंख्या का घनत्व जो है जी 398 यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ठीक है। चलिए अब असम में लिंगा यानी लिंगानुपात कितना है? तो 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, ठीक है। असम में साक्षरता कितना है दी बताइए? तो 72.2%। कितना है जी? 72.2% है साक्षरता, ठीक है, असम में। चलिए चलते हैं अब बताते हैं पुरुष के बारे में। पुरुष यानी 78.8%, 78.8% है पुरुष। महिला 66.3%। महिला कितना है जी? 66.3%, 66.3% जो है महिला है, ठीक है। मुख्य भाषा जो है जी असमिया, यानी असम का मुख्य भाषा जो है जी, यानी क्या है जी? असमिया है। क्या है? असमिया है, ठीक है। चलिए इसका कह दिया जाए कि असम का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो गुवाहाटी क्या है जी? गुवाहाटी है। चलिए अब बताते हैं जी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यही में आपका क्वेश्चन है। बताइएगा अन्य नाम, यानी असम का अन्य नाम क्या है जी? तो कामरूप। क्या नाम है? कामरूप है। असम का अन्य नाम जो है कामरूप है, ठीक है। मुख्य खाद्य फसल, असम का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। क्या है? चावल है। चलिए असम में जिला कितना है जी बताइए? असम में
जिला 32, कितना है? 32 है, ठीक है। असम में विधान यानी विधानमंडल एक सदनीय है। अब बताइए असम में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 है। कितने? 14 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने जी? 14 है। अब बताइए राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7। क्या है? 7 है। अब बताइए असम का राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा है। अब बताइएगा यानी असम का राजकीय पक्षी यानी सफेद पंखी बत्तख। असम का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दौलत राम यानी असम का प्रथम राज्यपाल जो था वो उसका नाम क्या था जी? जयराम दौलत राम। चलिए असम का प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है। चलिए प्रमुख उद्योग यानी असम का प्रमुख उद्योग क्या है जी? चाय है। क्या? चाय। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई। सबसे प्राचीन तेल क्या है जी? डिगबोई है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहे। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। इसी के लिए फिर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले हैं मेरे भाई और बंधु, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में पहले जानेंगे क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर और इसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। याद अभी से ही करना चालू कर दीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और एग्जाम का भी बहुत नज़दीकी आ रहा है कि आप लोग इसे मेहनत करना चालू कर दें जल्द से जल्द, ठीक है ना। कुछ जिंदगी में आपको कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तब कुछ होगा, नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए पढ़ना चालू कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, बताइएगा इटली के लिए यानी इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। यानी इसका कहना है जी कि इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखना है, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा, ठीक है। इटली के एकीकरण में किन्हीं 3 नेताओं के नाम पहले निम्नलिखित है। क्या है? निम्न है या निम्नलिखित है, जो भी लिखिए सब सही है। तो एक में जो है मैजनी काउंट कावूर यानी काउंट कावूर तथा गैरी बाल्डी। क्या है जी? गैरी बाल्डी है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। तो बताइए, उत्तर में लिखिएगा इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रेलिया देश बन रहा था, ठीक है। और यह देश दोनों देशों के यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था, ठीक है। तथा बताइएगा, तथा ये जो कर रहा था ना जी,
राष्ट्रव्यापी आंदोलन यानी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कुचलने में जनता को सहयोग यानी कुचलने में जनता को सहयोग करता था। कुचलने में क्या करता था जी? जनता को सहयोग करता था। अतः जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा के रूप में ऑस्ट्रिया का योगदान था। क्या था जी? सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया का ही योगदान था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करना चालू कर दीजिए। कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी क्या था जी? बताइएगा, कार्बोनरी क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि कार्बोनरी एक गुप्त दल था। कार्बोनरी जो था वो क्या चीज से था जी? गुप्त दल था। क्या था जी? गुप्त दल, जो राष्ट्रवादियों के द्वारा इटली में गठन किया गया था। जो राष्ट्रवादियों के द्वारा इटली में गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छापेमार के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र का स्थापना करना था। उसका का नाम था जी कि उद्देश्य उसका जो यही था कि छापेमार के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके गणतंत्र का स्थापना करना था। ठीक है, जो सिर्फ मेजोनी इस दल के प्रमुख नेता थे। मेजनी जो थे ना, वो इस दल का प्रमुख नेता थे, मेजोनी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का नीति क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है जी? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। कोई आदमी कह दिया कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है जी? प्रतिपादन किसने किया है? तो बिस्मार्क ने ही किया था। किसने किया? बिस्मार्क ने ही किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति को सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। सैन्य शक्ति को क्या करना था? सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। ठीक है, बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था? इटली का एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था जी? तो बताइएगा जी। जोसेफ मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा योग्य सेनापति था। ठीक है, और वह इटली में राष्ट्रवादी वह जो किया, इटली में राष्ट्रवादियों विचारों का प्रचार प्रसार किया करता था। ठीक है, तथा यंग इटली नामक और यंग यूरोप नामक 2 संस्था का स्थापना किया। किसने किया जी? मेजनी ने किया। और जिसका उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। उसका मेजनी का एक ही उद्देश्य था कि उसका उद्देश्य था कि एकीकरण करके स्थापना ये किया। ठीक है, नामक एवं यंग यूरोप का नाम 2 संस्था मेजनी ने स्थापना किया, जिसका उद्देश्य इटली का एकीकरण था। ठीक है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अतः बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अतः इटली के एकीकरण में जोसेफ भेजने का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका भेजने का? जोसेफ भेजने का महत्वपूर्ण योगदान था।
चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड के सामने, जो कि स्क्रीन बोर्ड के सामने, जो कि आप लोग देखते होंगे। बहुत आसान तरीका से बताएंगे मेरे भाई, याद हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कीजिए, अभी से याद रख लीजिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ यदि हमारे आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर ले, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी जरूर मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं, अब चर्च करते हैं गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्च करेंगे। किसके बारे में? गैरीबाल्डी की, यानी गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्च करें। तो चलिए चलते हैं, आज का बहुत बेहतरीन क्लास है कि गैरीबाल्डी का जन्म जो हुआ था 1807 ईस्वी में। गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था जी? 1807 ईस्वी में। किस नामक नगर में हुआ था, यानी किस नामक नगर में हुआ था? तो गैरीबाल्डी पैसे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, 1 नंबर यहाँ से नोट कर लीजिए। पहले आपसे पूछेगा कि गैरीबाल्डी का, यानी गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ? तो 1807 ईस्वी में हुआ। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था, यानी गैरीबाल्डी पैसे से क्या था जी? तो नाविक था। फिक्स है, 2 नंबर ले लीजिए यहीं से, ठीक है ना। और बताइए, गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी बाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। गैरीबाल्डी जो कहेगा क्या था वो, गैरीबाल्डी जो था वो क्या था जी? तो महान क्रांतिकारी था तथा मैजिनी के विचारों का समर्थक था। मैजिनी का विचारों का समर्थक था। इटली में उस समय बुर्बो वंश का शासन काल था और इस राजवंश से इटली के बताइएगा, इटली के आम जनता काफी परेशान हो गए थे। यानी इटली का जो जनता काफी परेशान हो गए थे। इटली के सभी जनता गैरीबाल्डी के विचारों का समर्थक हो गए थे। गैरीबाल्डी, इटली के जितने भी जनता लोग जो थे वो सारे लोग उसके विचारों का समर्थक हो गए थे। गैरीबाल्डी, इटली का एकीकरण करने में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण करने में किसका योगदान था जी? गैरीबाल्डी का ही महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे बंधु। चलिए बताते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। पहले जानेंगे 1848 की क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखें। तो आपका क्वेश्चन है, पहले पढ़िएगा, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखें, यानी लिखना है आपको। तो सबसे पहले लिखना है जी कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। क्या था जी? लुई फिलिप था, ठीक है। और वह एक उदारवादी शासक था। वह जो था ना, वो उदारवादी शासक था और उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए सवर्णीय मध्य वर्ग नीति का अवलंबन किया था तथा सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो का यानी कट्टरवादी नेता था। लुईस फिलिप केवल पूंजीवादी वर्गों को अपने साथ रखना चाहता था। पूंजीवादी वर्गों को अपने साथ क्या रखना था? वह पूंजीवादी वर्गों को अपने साथ रखना चाहता था। लुई फिलिप के शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गया था। यानी इसका क्या नाम है जी
कि लुई फिलिप के शासनकाल में, यानी उसका जब तक शासनकाल में फ्रांस में जो हो गया था भूखमरी तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गया था। ठीक है, अतः फ्रांस में लुई फिलिप के प्रति जनता में असंतोष था, जिसके कारण जी 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग इसे कंटिन्यू जुड़े रहें। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने।